चैप्टर 2323 चेसिंग द मून 1। आखिरकार यूनाइटेड ह्यूमन कॉन्फ्रेंस ने चांद पर जाने की एक समग्र योजना तय कर ली। इस अभियान में शामिल हुए विश्व स्तरीय और अर्ध प्रथम श्रेणी की शक्तियां जुनझिंग चर्च, हुएक्सू किंगडम, कोलंबिया, भारत, ब्रिटानिया, फ्रीमोंस और यूरोपियन अलायंस। बाकी देशों में भी कुछ उभरती हुई ताकतें थी, जैसे कुटो एम्पायर और अवेनिया। उनके पास भारी संसाधन थे और कुछ इप्सिलॉन लेवल योद्धा भी, इसलिए किसी तरह वे इस कार्रवाई में शामिल हो सके। लेकिन विवाद उठ खड़ा हुआ, नेतृत्व कौन करेगा? जुनझिंग चर्च एक अलग गुट था। हुएक्सू किंगडम की ओर से झंगी एक धड़ा संभाले हुए था और कोलंबिया तीसरा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जुनझिंग चर्च के पास पहले से ही चांद पर उतरने का अपना तरीका मौजूद था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्पष्ट था, इस धर्म ने बहुत पहले से अपनी गहरी प्रभावशाली शक्ति के दम पर चांद मिशन की तैयारी कर रखी थी। झंगी को लगा कि शायद वे लोग भी एलोन फ्रीमैन और उसी की तरह खुद की तरह पहले से तैयारी में थे। जब यह ग्रह पूरी तरह आपदा में डूबेगा, तब भागने के लिए। मीटिंग के खत्म होते ही एक समूह वर्चुअल स्पेस में इकट्ठा हुआ और सीधा झंगी को ढूंढ निकाला। केओस, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। एक आवाज आई जिसमें भारतीय मसालों की खुशबू थी। वो था इंद्र, भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जो अब झंगी के सामने खड़ा था। उसके पीछे झंगी ने एक जानी पहचानी परछाई देखी। ऊंचाई पर, हवा में, आज गरुड़ा 8 अमरों में से एक उसके साथ था। झंगी जानता था वो उससे क्या चाह रहे हैं। वो शांत स्वर में बोला, क्यों? क्या तुम लोग भी बोट टिकट खरीदना चाहते हो? संघीय नियमों के अनुसार हर देश या तो मैन पावर या रिसोर्सेस से योगदान दे सकता था। अगर कोई देश अपने लोग नहीं भेजता तो उसे भारी संसाधन खर्च करने पड़ते। अगर इंद्र को चांद जाना था तो उसे 3 में से किसी एक शक्ति की मदद लेनी ही थी। हालांकि भरत सेक्ट और जुनझिंग चर्च के बीच धार्मिक मतभेद थे, झंगी को आश्चर्य हुआ कि वे कोलंबिया नहीं गए, बल्कि उसके पास आए। मगर जब उसने इंद्र की क्षमताओं को याद किया, सब समझ आ गया। स्पष्ट था, इस आदमी ने भविष्य में कुछ देखा था और जानता था कि झंगी के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। जैसा उसने सोचा था, वैसा ही हुआ। इंद्र ने हाथ जोड़े और धीमे स्वर में बोला, विष्णु अभाव। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ झंगी की ओर देखा। मैंने भविष्य की झलक देखी है। तुम इस चांद यात्रा में मेरे सहायक बनोगे और मुझे विजय दिलाओगे, तो मैं तुम्हें यह अवसर दे रहा हूं, मेरे साथ कुछ महान कार्य करने का। झंगी महसूस कर सकता था कि एम्परर शितिया अब पहले जैसा नहीं रहा। वो नहीं जानता था कि 3 गॉड्स की परीक्षा के बाद यह आदमी कितना बदल चुका है। उसने आंखें घुमाई और बोला, अरे, वो चाल मुझ पर मत चलाना। अगर तुम्हें मेरी स्पेसशिप में जगह चाहिए तो पहले संसाधनों पर बात करनी होगी। एम्परर शितिया ने भौहें चढ़ाई और आह भरी, कितने भौतिकवादी हो गए हो। फिर उसने गांव चंकों की ओर आंख मारी और कहा, तुम जाकर बात कर लो। यह कहकर वो अपने वस्त्रों में हाथ डाले शांति से एक तरफ खड़ा हो गया, मानो भारताजिंग का कोई गरिमामय बौद्ध शिष्य हो। गांव चंकोंग मजबूरी में आगे बढ़ा और झंगी को एक संख्यात्मक प्रस्ताव दिखाया। तुम्हें इंद्र और मेरी क्षमताओं की जरूरत पड़ेगी। आखिर तुम इमीडिएट फ्यूचर देख सकते हो, जबकि हम दोनों उससे आगे तक देख सकते हैं, है ना? झंगी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गांव चंकोंग वही था, सीधे मुद्दे पर वार करने वाला। कोई नहीं जानता था कि चांद पर क्या होगा, लेकिन अगर गांव चंकोंग की रीइंकार्नेशन डिडक्शन और इंद्र की प्रोफेसी साथ हो तो कई जोखिमों से बचा जा सकता था। झंगी ने उसकी तरफ गहराई से देखा। क्या तुम सच में हमेशा भारत में ही रहना चाहते हो? गांव चंकोंग ने आधी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या तुम मुझे वापस बुलाना चाहते हो? तुम जानते हो
अगर मैं लौट आया तो क्या होगा? झंग यी मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। वो गांव चंगकोंग को समझ नहीं पाया था। उसे वापस भेजने और ज़हू झेंग को मरवाने से बेहतर था कि वो इस काबू में रहने वाले बूढ़े को साथ रखें। आखिरकार झंग यी ने उन्हें साथ ले जाने पर सहमति दे दी। वैसे भी भारत की ओर से कुल दर्जन भर लोग ही इस मिशन में थे। इंद्र, गांव चंगकोंग और कुछ सेवक। उनके बाद कुछ और पुराने चेहरे भी मिलने आए। सबसे पहले कुटुन एम्पायर के सम्राट हिज मैजेस्टी सलादीन। आदरणीय लॉर्ड केओस, बहुत समय बाद भेंट हो रही है। आप अब और भी शक्तिशाली और रहस्यमय लग रहे हैं। भले ही मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर देखता हूं, पर फर्क महसूस होता है। सलादीन ने खुद की तारीफ से शुरुआत की। वुलियन एम्पायर के पतन के बाद पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया था। हुएक्सू किंगडम के लगातार बड़े कदमों ने सभी का ध्यान खींचा था। वो साम्राज्य जो पहले गिरावट में था, अचानक चुप्पी में चला गया। इसके विपरीत तियनहाई सिटी का पुनर्निर्माण लोगों की कल्पनाओं को भड़का गया। सलादीन के लिए यह मौका था। वो चाहता था कि झंग यी टोंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो। कम से कम फिलहाल तो यह स्पष्ट था कि झंग यी के जुंझेंग सेक्ट से जुड़ने की कोई संभावना नहीं थी। डेविल्स आई की घटना के दौरान लाओ सा ने दृढ़ता से झंग यी का साथ दिया था, इसलिए झंग यी भी उसके प्रति सम्मानजनक रहा। उसने कहा कि वो उन्हें एक टिकट दे सकता है, पर शर्त वही होगी, संसाधन बराबर देने होंगे। सलादीन ने कुछ सोचा और पूछा, क्या हम तेल से भुगतान कर सकते हैं? झंग यी की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, ये तो सबसे बढ़िया सौदा है। कुटो एम्पायर, जो मध्य पूर्व के दिल में बसा था, उसके पास तेल पानी से ज्यादा था। इसके तुरंत बाद फ्रीमोन से उसका पुराना दोस्त आया, अलेक्सी, दी गॉड ऑफ थंडर। केओस, कैसे हो इन दिनों? ये भालू सा विशाल आदमी भारी आवाज में बोला। जो उसे नहीं जानते वो डर जाए, पर जो जानते हैं कि वो ईमानदार और भरोसेमंद है। जैसा पहले था वैसा ही हूं, बस जिंदगी चला रहा हूं। झंग यी ने कंधे उचका दिए। तो तुम भी बोट टिकट लेने आए हो? अलेक्सी ने सिर हिलाया। हां, फ्रीमोन्स की मिलिट्री इंडस्ट्री बहुत विकसित है, लेकिन एविएशन में तुम्हारे स्तर की नहीं। हालांकि कैंग युअन क्लैन के खिलाफ युद्ध में वो भी बड़ा लाभार्थी था, लेकिन फ्रीमोन्स ने अपनी पूरी तकनीक सिर्फ हथियारों पर केंद्रित की थी। उनके पास लू केरन जैसा सुपर मैकेनिकल जीनियस नहीं था। शायद भविष्य में वे स्पेसशिप बना लेंगे, पर फिलहाल तो नहीं। झंग यी ने पूछा, कितने लोग भेज रहे हो? अलेक्सी बोला, मुख्यतः मैं और मोरना और कुछ युवा योद्धा। तुम जानते हो, ऐसे अभियानों में भीड़ नहीं, क्षमता मायने रखती है। झंग यी ने सहमति जताई और फ्रीमोन्स की टीम को भी जगह दी। हालांकि हुएक्सू किंगडम के मुकाबले ज्यादा लोग कोलंबिया की तरफ भागे टिकट लेने। उन्हें पता ही नहीं था कि झंग यी के पास पहले से कैंग युअन क्लैन का सुपर बैटलशिप था। वो अब भी मानते थे कि कोलंबियाज एरोस्पेस टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। झंग यी बस मुस्कराया, कुछ नहीं बोला। असल में कैंग युअन की बैटलशिप्स इंटरस्टेलर ट्रैवल के स्तर तक पहुंच चुकी थी, और छोटे उपग्रहों तक की यात्रा तो एक दिन में पूरी की जा सकती थी। इसलिए उनकी गति सबसे तेज होगी। और सबसे बढ़कर, ये सुपर बैटलशिप सिर्फ यात्री जहाज नहीं थी, बल्कि एक घातक युद्धपोत थी, जो जरूरत पड़ने पर युद्ध में उनका सबसे बड़ा साथी साबित हो सकती थी। चैप्टर 2324, चेसिंग दी मून 2। समय तय हो चुका था। झंग यी ने सभी दलों को आदेश दिया कि वो लौटकर मून लैंडिंग के लिए जरूरी सभी सामान तैयार करें, जिसमें शामिल थे एविएशन सूट्स, खाना और वो एनर्जी सप्लाईज जो उन्होंने बोट टिकट्स के बदले देने का वादा किया था। ये सब बताने के बाद झंग यी ने तुरंत ऑनलाइन चैट से लॉग आउट किया। वास्तविक दुनिया में लौटते ही सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। झंग यी खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है,
चलो तैयारी करते हैं। हालांकि उसने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई मटीरियल चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि झंग यी के पास पूरी की पूरी विशाल तियनहाई फोर्ट्रेस उठाकर ले जाने की क्षमता थी। तो असल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे उसे साथ ले जाना पड़ता। लू केरन खड़ा हुआ और बोला, सब लोग अपनी आर्मो मुझे दो, मैं इन्हें मॉडिफाई कर दूंगा ताकि ये ल्यूनर एनवायरनमेंट में बेहतर काम करें। झूकीर ने तुरंत जोड़ा, मेरे पास भी एक नया रिसर्च चल रहा है, बहुत जल्द उसका रिजल्ट मिलेगा। वो मून लैंडिंग में हमारी मदद करेगा। फैटी इक्शू भी अचानक उठ खड़ा हुआ, मुझे नहीं पता मैं क्या मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। झंग यी ने लंबी सांस ली, उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। बस यही इरादा काफी है। आखिरकार सोचने की शक्ति के अलावा वो और दे भी क्या सकता था। जाओ अपना गेम खेलो। फैटी इक्शू जोश में भर गया और ली यंगयांग को लेकर डबल रो गेम खेलने निकल पड़ा। अब शुरू हुआ इंतजार का लंबा दौर। इस बैठक से बहुत पहले ही झंग यी ने हर संभावित जांच और तैयारी पूरी कर ली थी। अब जब तक मून पर कोई निश्चित संकेत न मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ करना संभव नहीं था। बाकी सब नीचे जाकर अपने कामों में लग गए, जबकि झंग यी लिविंग रूम में बैठा टीवी चालू कर बैठ गया, सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए। वो टीवी 5 साल पहले बना था, उस वक्त का सबसे एडवांस्ड मॉडल। अब भले ही टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन झंग यी संसाधन बर्बाद करने वालों में से नहीं था। आखिरकार इस टीवी की परफॉर्मेंस वैंग सिमिंग के छोड़े हुए डीवीडीज चलाने के लिए काफी थी। अब तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह ठप हो चुकी थी। लोग सिर्फ पिछले 100 सालों के टीवी शोज बार बार देखते रहते। यहां तक कि फैटी इक्शू के गेम्स भी अब सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क पर चलते थे। यांग एक्साइन कहीं नहीं गई। इस समय उसके पास भी कोई विशेष काम नहीं था, इसलिए वो बस झंग यी के पास बैठ गई और उसके साथ टीवी देखने लगी। थोड़ी ही देर में यांग सिया ट्रे लेकर आई। उसमें भरे थे ताजा तले हुए आलू के चिप्स, शकरकंद के फ्राइज, साथ में आइस्ड कोला और कॉफी। वो हमेशा की तरह नरम और संवेदनशील थी। हालांकि उसकी शक्ति सिर्फ खाने तक सीमित थी, लेकिन 5 सालों तक उसने शेल्टर में सभी को स्वादिष्ट खाना खिलाकर उनका मनोबल बनाए रखा था। वो बोली, वुलुयन एम्पायर के खंडहर लगभग पूरी तरह साफ कर दिए गए हैं। वो 27,000 मीटर जमीन के नीचे हैं, बेहद मजबूत। अगर कोई मीटियोराइट गिर भी जाए, तो जब तक वो सीधा टकराए नहीं, तब तक उसे कुछ नहीं होगा। वो थोड़ी देर रुकी, फिर शांत स्वर में बोली, तो भाई, हमारे पास एक बैकअप प्लान है। सबसे बुरा हालात आया तो भी हम अपने लोगों को वहां तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। झंग यी ने सिर हिलाया। उन प्राचीन अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस ने मानो पहले से ही सब कुछ सोच लिया था। इस ग्रह का अस्तित्व सुप्रीम विल द्वारा संरक्षित था, इसलिए ग्रह का नष्ट होना असंभव था। इसी कारण किनलिंग ड्रैगन क्लैन जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने मून क्रैक्स को कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब स्थिति अलग थी। मानव जाति का अधिकांश हिस्सा अब सतह पर ही बसता था। झंग यी की आंखें धीरे धीरे गहरी होती गई। हम लगभग तैयार हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। चलो देखते हैं अपने आप। वो पश्चिमी दंतकथाओं के एंजल्स जो चांद पर रहते हैं, आखिर है कैसे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उससे भी ज्यादा उत्साह उमड़ने लगा। कुछ दिनों बाद वो सभी शक्तियां जो झंग यी के सुपर बैटलशिप पर सवार होना चाहती थी, तियनहाई सिटी पहुंच गई। उन्होंने बोट टिकट्स के बदले दी जाने वाली बड़ी मात्रा में सप्लाईज झंग यी को सौंप दी। अलेक्सी और उसके साथी समुद्र के रास्ते आए थे और पुराने चाओयू बेस के बंदरगाह पर पहुंचे। जब उन्होंने सामने फैले भव्य तियनहाई सिटी को देखा, तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ शहर, जहां ऊंची ऊंची इमारतें पंक्तिबद्ध थी और उनका निर्माण हुआ था लू केरन द्वारा विकसित।
उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु धातु और कंक्रीट से। अब औद्योगिक निर्माण पूरी तरह मानव श्रम से अलग हो चुका था। वुलुयन एम्पायर के वे यांत्रिक जीव अब सबसे बेहतरीन मजदूर थे। गोल सिर और नीचे धातु के यांत्रिक हिस्सों वाला एक रोबोट जो अपनी पीठ से सीमेंट फेंककर पलक झपकते ही पूरी इमारत खड़ी कर देता था। लू केरन की निजी पसंद के कारण जिंटेनहाई सिटी न केवल उपयोगी थी बल्कि अत्यंत भव्य भी। इसके अलावा पूरे शहर में फैला कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम और मीटेरोलॉजिकल नेटवर्क, दिन रात, चारों ऋतुएं और किसी भी प्रकार का मौसम किसी भी समय सिमुलेट कर सकता था। बाहरी दुनिया की तुलना में यह स्थान सचमुच एक स्वर्ग था। अलेक्सी और मोरना, जो सुदूर उत्तर के ठंडे प्रदेशों के निवासी थे, ठंड सहने की क्षमता के आदी हो चुके थे, लेकिन तियनहाई सिटी में प्रवेश करते ही वे चारों ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ ईर्ष्या और विस्मय था। यहां तक कि आत्मघोषित असाधारण एम्परर शी टियान भी यहां पहुंचते ही झंग यी से बोला, "ये तो हद है ऐश्वर्य की। इतने संसाधन अगर किसी और कार्य में लगते तो दुनिया बदल सकती थी। तुम्हारा मन बहुत संकुचित है केओस। सिर्फ सुख सुविधा की चिंता करते हो। मेरे साथ चलो, कठोर साधना करो। जल्द ही मेरे समान असाधारण बन जाओगे।" झंग यी ने उसे नजरअंदाज करते हुए आंखें मिचमिचाईं। "अगर तुम्हें इतनी कठिन साधना करनी ही है तो सारे कपड़े उतारकर बर्फ में लौट जाओ। अगर इसकी परवाह नहीं तो यही सही तरीका है थ्री फेस गॉड की साधना का।" इंद्र ठठाकर हंसा, "मजाक कर रहे हो केओस? क्या तुम्हें लगता है मैंने ये कभी नहीं किया?" इतना कहकर उसने सचमुच अपनी कमर का बेल्ट खोलने को हाथ बढ़ाया, जैसे लाइव डेमो देने वाला हो। तभी गाओ चंगकोंग ने बिना कुछ बोले अपनी शक्ति से उसका बेल्ट वही रोक दिया। योर एक्सीलेंसी इंद्र, उसने शांति से कहा, "ये सांसारिक लोग आपकी दिव्यता को नहीं समझ सकते। उन्हें नजरअंदाज करना ही उचित है।" चारों ओर की औरतों के चेहरे सख्त पड़ गए। वे इंद्र को ऐसी निगाह से देखने लगी जैसे किसी पागल सन्यासी को देख रही हों। लेकिन इंद्र के चेहरे पर वही संतुलित, शांत मुस्कान थी, मानो वह किसी अधूरे जगत के लोगों पर दया कर रहा हो। वो बोला, "दुनिया अब भी बहुत अशुद्ध है। अफसोस, बहुत अफसोस। कोई भी इस भरत साधु की मानसिकता नहीं समझ सका।" लेकिन सब खुश थे कि उसने वाकई सड़कों पर नग्न होकर ध्यान नहीं लगाया। सभी दलों के आने के बाद झंग यी उन्हें लेकर जिंटेनहाई सिटी के पश्चिमी बाहरी क्षेत्र के एक विशाल खुले मैदान में पहुंचा। वहां पहले से ही सलादीन, ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये कहना ज्यादा सही होगा कि ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी कभी त्यफ सिटी गए ही नहीं थे। झंग यी ने हंसते हुए उनसे पूछा, "तुम लोग बेंजामिन मॉर्गन और बाकी के साथ क्यों नहीं गए?" प्रोफेसर डा विंसी का जवाब बिल्कुल सीधा था, "क्योंकि मुझे उस मिशन में शामिल ही नहीं किया गया, और अगर किया भी जाता तो उसके खतरों को देखते हुए मैं बहुत ऊंची फीस मांगता। उसने देने से इनकार किया तो मैं क्यों काम करता?" चैप्टर 2325 चेसिंग द मून 3। झंग यी को कोलंबियन लोगों की लिबरल सोच से पूरी तरह सहमति थी, क्योंकि वो देश इमिग्रेंट से बना था और उनमें से कई नए इमिग्रेंट्स को कोलंबिया से कोई गहरी पहचान या जुड़ाव महसूस नहीं होता था। उनका सिद्धांत बस इतना था, काम करो, पैसे लो। उसी वक्त ब्रायन ने गुस्से से झंग यी से शिकायत की, "वो कमीना मॉर्गन कितना कंजूस है। मैंने उससे सिर्फ 10 बिलियन युआन मांगे थे उस इवेंट के लिए और उसने मना कर दिया। क्या मेरी दुनिया के नंबर 1 माचो डॉग की उपाधि इतनी सस्ती है?" कोलंबिया का अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से संपर्क बहुत पुराना था, इसलिए उन्होंने दुनिया के अंत के लिए पहले से ही पुख्ता तैयारी कर रखी थी। आज भी वो कुछ गिने चुने देशों में से एक था जो सोशल ऑर्डर और मॉनेटरी सिस्टम को सामान्य रूप से चला पा रहा था। झंग यी को उनकी कुछ बातें अजीब लगती थी। उदाहरण के लिए,
भले ही वहां के लोग ठंड से मरने या भूख से तड़पने की हालत में हों, फिर भी उन्हें एक दिन की छुट्टी जरूर मिलती थी। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के श्रम की इजाजत नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर से सोचो तो शायद यही चीज उन्हें इंसान बनाए रखती थी। झंग यी ने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन की तरफ देखा। तो तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ, लेकिन सुनो, मैं कोई एक्टिविटी फी नहीं दूंगा। प्रोफेसर डा विंसी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम दोस्त हैं, लेकिन चांद पर पहुंचने के बाद हम तुम्हारे अंधे फॉलोअर नहीं बनेंगे। झंग यी ने कंधे उचका दिए। स्वाभाविक है, प्रोफेसर डा विंसी बहुत बुद्धिमान था। उसकी इंटेलिजेंस यांग जिंगसन से टक्कर ले सकती थी। झंग यी को पता था कि मुश्किल समस्याओं में उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो खुद को कभी बहुत चालाक नहीं समझता था, इसलिए उसे समझदार लोगों की बात सुनना पसंद था। अरे भाई, तुम लोग बातें खत्म करोगे या नहीं? इंद्र ने अधीर होकर कहा। मुझे बताओ, स्पेसशिप कहाँ है? उसने चारों ओर देखा। सामने बस एक विशाल खाली जमीन थी। स्पेसशिप का कोई नामो निशान नहीं। झंग यी ने जम्हाई लेते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? फिर उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और हवा में इशारा किया। अगले ही पल आसमान में एक विशाल स्पेस वॉर्टेक्स खुला। हवा मुड़ी और एक भयावह स्टील का उभार धीरे धीरे शून्य से बाहर आने लगा। पहले तो एम्परर शितिया और बाकी सब बस देखते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये अजीब सा धातु का पहाड़ स्पेसक्राफ्ट से कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे और हिस्से उभरते गए, उनके चेहरे पर सदमे और हैरानी बढ़ती गई। वूम! हवा गूंजी, स्पेस कांपा और एक पल में वो चीज बादलों को चीरते हुए धरती पर अपनी छाया डालने लगी। वो था सुपर बैटलशिप ड्रीमर। सबकी आंखें फटी रह गई। जिसे वो बहुत बड़ा समझ रहे थे, वो असल में बस एक छोटा हिस्सा था, क्योंकि ये दानव और भी बड़ा होता जा रहा था। झंग यी को पूरा ड्रीमर निकालने में दर्जनों सेकंड लगे। असल में वो एक बार में निकाल सकता था, लेकिन वो तो सबके चेहरों के एक्सप्रेशन का मजा ले रहा था। यहां तक कि ठंडी और संयमी मोरना, जिसे गॉडेस ऑफ विंटर कहा जाता था, वो भी कुछ पल के लिए हक्की बक्की रह गई। फिर उसने अचानक झंग यी की ओर देखा और कहा, क्या ये वॉरशिप तुम्हें कैंग युअन क्लैन से मिला था? झंग यी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ड्रीमर अब पूरी तरह बाहर आ चुका था, लेकिन जमीन पर नहीं गिरा। वो हवा में ही शांतिपूर्वक तैर रहा था। उसकी सतह पर गोलाकार धातु के सिर उभर आए। दसियों हजार मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स, जो पूरे बैटलशिप की सिस्टम मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार थे। वो जहाज 2000 मीटर लंबा और 600 मीटर ऊंचा था। जब वो हवा में तैरता तो एक पूरे शहर पर छाया कर देता। इसे स्पेसक्राफ्ट कहना तो इंसल्ट होगा। ये तो एक चलता फिरता उड़ता शहर था। झंग यी ने मोरना की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल सही, ये कैंग युअन क्लैन की विरासत है। मोरना के मन में हलचल मच गई। उसकी मुट्ठियां कस गई। अफसोस, फ्रीमॉन्स की उस लड़ाई में अगर थोड़ी और चालाकी दिखाती तो आज ये तकनीक झंग यी के हाथ नहीं होती। सलादीन और बाकी सभी हैरानी में जमे हुए थे। ब्रायन ने अपने पंजे उठाए और भोलेपन से कहा, हाँ, छोटे शहरों के लोगों को देखो, एम्फिबियस वॉरशिप देखकर ही डर गए। सलादीन ने ब्रायन की बात को अनसुना कर दिया। उसने झंग यी की ओर देखा और कहा, लॉर्ड केओस, इस वॉरशिप के साथ तो आपके पास किसी भी देश को नष्ट करने की शक्ति है। यह सुनकर एम्परर शितिया और गांव चंगकोंग दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। हुएक्सू स्टेट के पड़ोसी होने के नाते वो नहीं चाहते थे कि वो और ताकतवर बने, क्योंकि इसका मतलब था कि वो किसी भी दिन निगले जा सकते हैं। गांव चंगकोंग के लिए तो बस एक सच्चाई थी। झंग यी के रहते उसका जियांगनन लौटने का सपना अब लगभग खत्म हो चुका था। झंग यी ने हल्के स्वर में कहा, छोटे या मध्यम देशों के लिए कोई मुश्किल नहीं।
असल में वो जानता था, वो चाहे तो किसी भी बड़े देश को भी मिटा सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे 3 सुपर बैटलशिप्स थे और वोलुयन एम्पायर से लूटी गई युद्ध संपत्ति, साथ ही सैकड़ों हजार मैकेनिकल सोल्जर्स, ये सब मिलकर उसे लगभग अजेय बना देते थे। इंद्र अब पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसने नम्रता से कहा, विष्णु, मैंने पहले ही कहा था, भविष्य में तुम उपस्थित रहोगे। केओस, हम आने वाले अंत के युग में एक दूसरे के साथी बनेंगे। झंग यी ने मुस्कुराकर एम्परर शितिया की ओर देखा। मुझे तुम्हारा रिबेलियस एटीट्यूड ज्यादा पसंद है। थोड़ा आराम करो, फिर उसी मोड में लौट आना। एम्परर शितिया हंस पड़ा। तुम हमेशा इतने मजाकिया रहते हो। वैसे मैं मूलतः बहुत दयालु व्यक्ति हूं। झंग यी ने नजरें फेर ली। बहस करने का कोई मतलब नहीं था। तियनहाई फोर्ट्रेस पहले ही एलियन स्पेस में सुरक्षित रखी जा चुकी थी और बैली चेंकिंग व बाकी लोग वहां की सुरक्षा के लिए रह गए थे। बाकी सब झंग यी के साथ मून लैंडिंग मिशन की तैयारी में लग गए। सबने ड्रीमर पर सवार होकर उसके अंदर कदम रखा। नीचे से जो बड़ा लगता था, वो अंदर से अनंत लगा। बैटलशिप बादलों को चीरते हुए ऊपर उठा। नीचे की धरती धुंधली पड़ गई, मानो कोई छोटा सा खिलौना हो। झंग यी ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन चैनल खोला, जुंझेंग चर्च और कोलंबिया से फाइनल टाइम सिंक किया और फिर लू केरन की ओर मुड़कर सिर हिलाया। अब चलने का समय है।